हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कुछ दिनों का अंतराल हमारे और आपके बीच में आ चुका है। यानी हम लोग कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ समस्या होगी। समस्या क्या है कि मुझे जहाँ से मैं आया था उस वहाँ के कुछ काम सेटल करने थे, ऑफ़लाइन का कुछ काम सेटल करना था मुझे। इस वजह से मैं आपके साथ नहीं था। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है वो शुरू हो चुकी है। हम लोग बहुत ज़ोर और शोर से काम कर रहे हैं आपके करंट अफ़ेयर के लिए। हम लोग रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियोज़ मिले। उस सीरीज़ में आज ये पहला कदम है और उसके बाद फिर हम लोग आपके मेरी जो क्लासेज़ आ रही थी हिस्ट्री और पॉलिटी की वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं हो रहा है। आपके इस समर्थन के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग एक छोटा-सा वीडियो बनाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि बुलडोज़र जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोग जानते होंगे कि बुलडोज़र बाबा के नाम से किनको जाना जाता है ना? तो बुलडोज़र कानून जो चल रहा था हमारे देश में, यानी कि अदालती प्रक्रियाओं को अलग करने के बाद या फिर कह सकते हैं कि जो कानून का दिशा निर्देश है, उसके को साइड करके कई बार ये आपत्ति उठ रही थी, यह मनमाना प्रक्रिया है सरकार का। सरकार किसी को आरोपी साबित होने के बाद अगर कोई कानूनी कार्रवाई करे तो समझ में भी आता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट है, मैं अपने मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ द हिंदू से। तो ये ऑथेंटिक सोर्स से आया हुआ कंटेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद कहा कि यह जो प्रक्रिया है, वह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ज़्यादा चल रही है। इस वजह से थोड़ी-सी यहाँ पर कानून और व्यवस्था पे कुछ लोगों का सख्त सवाल। कोई भी देखिए, कोई भी कदम, कोई भी कानून लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन वह वैधता से भरा हुआ होगा या उसमें वैधता होगी, इसमें 2 बातें अंतर है थोड़ा-सा। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस चीज़ को समझते हैं क्या है। छोटा वीडियो होगा लेकिन आपके काम का होगा। क्या है हमारा, तो आपको मैंने बार-बार कहा है कि हमारे मेंटरशिप प्लस कोर्स में आ सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं इसको। इसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे मित्रों कि वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं है महँगा। आप इसके लिए परेशान मत हो क्योंकि यहाँ यह फ़ी जो है सो नेगोशिएबल है। बट लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है मेरे मित्रों कि आपको जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम जो है, उस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम में हम बच्चों को तभी इंडक्ट करते हैं, जब बच्चे हमारे उसके लिए योग्य हो जाएँ, ठीक है? तो हम मेंटरशिप प्लान में बच्चों को इंडक्ट करते हैं। तो ये रही हमारी यहाँ की प्रक्रिया। अब क्या है कि आपको ये मेंटरशिप प्लान यहाँ पर 35,000 दिख रहा है, ये आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। देन क्या है कि आप यहाँ पर हमारे साथ हमारा जो यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉरी अ, हमारा जो यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं एंड देन उससे क्या होगा कि आपको ये वाली पीपीटी के साथ-साथ जो अपडेटेड मटेरियल है, वो भी आपको मिलेंगी और हमारे जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? तो उसके बाद हम आज शुरू करते हैं कि क्या है मुद्दा, क्या है मसला? मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई न्याय प्रक्रिया एक अदालत के और कानून संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, न कि मनमाने तरीके से। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपका बुलडोज़र जस्टिस है, तुरंत भी किसी के साथ जो आप जस्टिस कर देते हैं, उस पर उन्होंने कड़ा ऐतराज़ ज़ाहिर किया है और कहा है कि इस पर एक गाइडलाइन तैयार किया जाना चाहिए, गाइडलाइन तैयार होना चाहिए। मतलब ये है कि किसी भी आरोपी के घर या संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई अपराधी है, मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई अपराधी है, तो अपराधी कोई एक व्यक्ति हो सकता है, पूरा परिवार अपराधी हो, ये थोड़ा समझना और कहना मुश्किल होगा और अगर किसी का परिवार का घर टूटता है, स्वाभाविक सी बात है कि वह दंड लोकप्रिय हो सकता है मैंने कहा, लेकिन न्यायिक रूप से सही हो वो दंड, वो थोड़ा-सा कहना मुश्किल है, ठीक है? तो वो परिवार जो है, वो पूरा परिवार उस दंड को भुगतता है। गलती किसी और ने की और दंड भुगत कौन रहा है? तो पूरा परिवार दंड भुगत रहा है, ठीक है? और अदालत ने भी कहा कि भाई अगर किसी व्यक्ति का अपराध साबित भी हो जाता है, तो उसके घर को बिना कानूनी प्रक्रिया के तोड़ना बिल्कुल ही नाजायज़ है, गलत है। इस पर क्या हुआ है? तो मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जमायत-ए-उलेमा-ए-हिंद ने एक याचिका दायर की और इस याचिका में दायर ये किया गया है कि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ पर उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोज़र एक्शन बेसिकली लिया जा रहा है। किसने ज़िक्र किया है?
तो पीआईएल दायर किसने किया है? जमायत उलेमा ए हिंद ने। किसने? जमायत उलेमा ए हिंद ने। अब किसी व्यक्ति के अगर जिसके साथ कोई अन्याय हुआ हो, यदि अगर वह खुद नहीं जाता है न्याय की तलाश में, तो उसके बिहाफ में अगर कोई याचिका दायर होती है, तो उस प्रकार की याचिका को क्या बोलते हैं? तो उस प्रकार की याचिका को बोलते हैं जनहित याचिका। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर परेशान नहीं होना है, जनहित याचिका के बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा कर लेंगे, ठीक है? आगे क्या है इसमें? तो आगे ये है कि न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के भी विश्वनाथ की टिप्पणियां इसमें क्या है कि न्यायमूर्ति गवई और विश्वनाथ ने कहा, कानून के तहत किसी के घर को केवल इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता कि वो आरोपी है, दोषियों के मामले में भी ये लागू होता है। मतलब यहाँ पर सीधा तात्पर्य है कि आप आरोपी होने के नाते किसी के घर को तोड़ रहे हैं, यह तो गलत है। अब मान लिया कि सिर्फ आरोपी आरोप सिद्ध नहीं है, वह आरोपी है, आरोप सिद्ध नहीं है, वह आरोपी है, फिर भी आप उसके घर को तोड़ रहे हैं और मान लिया कि वो आरोपी न होके वह दोषी हो जाता है, तो भी क्या उसका घर टूटना चाहिए? तो यहाँ पर सिर्फ स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका घर इसलिए भी ध्वस्त नहीं कर सकते कि वो आरोपी है या दोषी है, उसके मामले में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि यह जो अक्सरहा कार्रवाई थी, मैं अक्सरहा का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, पूर्णतः का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। सामान्यतः यह जो कार्रवाई हो रही थी कि बुलडोजर का उपयोग सांप्रदायिक दंड के रूप में किया जा रहा है। आपकी विशेष संप्रदाय के हैं, सुप्रीम कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप विशेष संप्रदाय के हैं, विशेष संप्रदाय मतलब मैं खुल के बोलूं तो यह प्रक्रिया मुसलमानों के विरुद्ध ज्यादा अपनाई जा रही थी, ठीक है? तो बुलडोजर का उपयोग सांप्रदायिक दंड के रूप में, सांप्रदायिक दंड के रूप में, ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक दंड के रूप में किया जा रहा है, जिसमें केवल संदिग्धों के घर ही नहीं बल्कि उनके परिवारों के घर भी प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि अब एक विशेष संप्रदाय में होने के कारण अगर आपको दंड मिलता है तो यह सांप्रदायिक दंड माना जा सकता है। और यह बात कही है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम आगे बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर यह मनमानी प्रक्रिया है तो इसको रोकने के लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए चाहिए गाइडलाइन। अब गाइडलाइन कैसे बनेगा? तो बेंच ने कहा कि अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर गाइडलाइन बनाने का प्रपोजल दिया गया है। और ये गाइडलाइन क्या है? तो जो अनधिकृत संस्थाएं हैं उनको नोटिस जारी करना, निष्पक्ष सुनवाई शामिल इसमें हो सकती है। सावधानी ये किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सावधानी करनी ये है हमें कि दिशा निर्देशों को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए, यह संदेश न जाए कि सांप्रदायिक हिंसा और विध्वंस के बीच स्पष्ट प्रशासनिक चालाकी से ढक दिया जाएगा। मतलब इसका सीधा तात्पर्य ये है कि देखो कि मैसेज जनता के बीच में गलत जा रहा है, जनता के बीच में जो संदेश था वो गलत था कि अगर मान लो कोई सांप्रदायिक दंगा है और सांप्रदायिक दंगे के विरोध में, हिंसा के विरोध में प्रशासन किसी चीज को ध्वस्त कर रही है, किसी को तोड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है, प्रशासन इसमें बड़े चालाकी से काम ले रही थी। क्या चालाकी है? तो यहाँ पर बताया गया कि विध्वंस को उचित ठहराने के लिए अक्सर पिछली तारीख में फेरबदल करके बेदखली का नोटिस जारी किया जाता है। और वहां पर नोटिस जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर लोगों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यह जो कार्रवाई हुई है वह अवैध निर्माण से संबंधित है। संबंधित है तो अवैध निर्माण से, अतिक्रमण से संबंधित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण है वह किसी विशेष धर्म के साथ ही क्यों है? ये सवाल यहाँ पर उठता है। तो विध्वंस को उचित ठहराने के लिए अक्सर पिछली तारीख में फिर बेदखली नोटिस जारी किए जाते हैं। डिजिटल नोटिस का विचार जारी किए जाने का विचार मिला है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल नोटिस जारी करिए। अब डिजिटल नोटिस क्या है? तो डिजिटल नोटिस में तारीख के फेरबदल की संभावना नहीं होगी। अब यहाँ पर मुख्य सवाल ये उठता है कि अदालत को यह देखना होगा कि क्या अतिक्रमण के नाम पर की गई कार्रवाई वास्तव में कानून के शासन और उचित प्रक्रिया का पालन वहां पे हो रहा है, खासकर से उन राज्यों में जहां यह कार्रवाई सांप्रदायिक और राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है। देखिए हमारी राजनीति ऐसी हो चुकी है जो राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिकरण या सांप्रदायिकता कोई बहुत पुरानी बात या सॉरी बहुत नई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो सरकार को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सबको यहाँ पर सभी जो पक्षकार हैं उनको यह देखना पड़ेगा, सभी राज्यों को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या अतिक्रमण के नाम पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ किसी विशेष धर्म को आप इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि आपको कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिले तो ये गलत है। हाँ, के हाल के मामलों में क्या क्या है? सत्ताधारी दलों द्वारा विध्वंस को असामाजिक तत्वों के खिलाफ
एक कड़ी कार्रवाई के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि इसे सांप्रदायिक एजेंडे के तहत पाया जा रहा है। देखिए, विपक्षी दल ये बोल रहा है कि यह जो प्रक्रिया चल रही है, कौन-सी प्रक्रिया? तो यह जो प्रक्रिया चल रही है विध्वंस वाली, उस विध्वंस वाली प्रक्रिया में समस्या ये है कि जो सत्ताधारी दल है, वह यह दिखाते हैं इसमें कि जो विध्वंस के खिलाफ जो विध्वंस है, वह विध्वंस जो है असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई है। लेकिन इनके पीछे उनका एक सांप्रदायिक यानी कि राजनैतिक, धार्मिक एजेंडा छुपा हुआ है। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आगे हम बात करें कि अगर जमायत उलेमा ए हिंद मैंने शुरू में ही कहा कि क्या है वो? तो एक तरह का ये जनहित याचिका है। तो जनहित याचिका क्या होता है? उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब जनहित याचिका। जनहित याचिका कानून का उपयोग केवल मानव अधिकारों और समानता को बढ़ावा देने या सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। कहाँ से यह अवधारणा ली गई है? बताया जा रहा है कि अमेरिकी न्यायशास्त्र से यह अवधारणा ली गई है। यानी अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम से यह अवधारणा ली गई है। उसके बाद भारतीय कानून में यह जनहित की रक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करने का तरीका है, जो पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं, बल्कि न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हो गई पीएल की परिभाषा। अब पीआईएल को कहाँ पर किसने शुरू किया था? तो आप लोगों को एक नाम याद रखना है, जस्टिस पीएन भगवती के समय में यह न्यायिक सक्रियता का उदाहरण ज़्यादा मुखर रूप से सामने आया था। ठीक है? आगे क्या है? कि इस न्यायिक सक्रियता की विशेषता क्या है भाई? तो न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है, केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो ये दायर की जा सकती है। कहाँ दायर की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। आप लोअर कोर्ट में इसे दायर नहीं कर सकते हैं। यह क्या है? तो यह एक प्रकार की न्यायिक सक्रियता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? यह एक प्रकार की न्यायिक सक्रियता है। उसके बाद यह केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। नॉर्मल रिट याचिका से अलग है। रिट याचिका में जो पक्ष पीड़ित है उसे यह दायर करना होता है, लेकिन यह आम जनता के लाभ के लिए जब दायर की जाएगी तो यह जनहित याचिका के रूप में गिनती होती है इसकी। अब क्या है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 39 ए के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो आर्टिकल 39 ए क्या है भाई? तो ये हमारे डीपीएसपी में है, जिससे सामाजिक न्याय और सुरक्षा को और विस्तार किया जा सके। और उसके बाद इसका क्षेत्र कहाँ है? किस-किस मामले में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दायर की जा सकती है प्रदूषण के मामले में, आतंकवाद के मामले में, सड़क सुरक्षा के मामले में, निर्माण संबंधी खतरे, यानी कि जिसका संबंध जनता के मामलों से है, आप वहाँ पर जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीपीटी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे इमेज के कारण, तो मैं उसे हटा रहा हूँ। महत्व, इसका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। गरीबों और हाशियों के वर्गों के लिए न्याय को सुलभ बनाता है, न्याय की पहुंच का लोकतांत्रिकरण करता है, जेलों, आश्रयों, सुरक्षात्मक घरों जैसी राज्य संस्थानों की न्यायिक निगरानी में मदद करता है। न्यायिक समीक्षा को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो फिर से एक बार हम समअप करते हैं इस पूरे स्लाइड को कि क्या हुआ है अभी तक। तो जमायत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या किया कि बुलडोजर जस्टिस की परंपरा पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के कारण आप किसी के घर को नहीं तोड़ सकते हैं, या फिर घर में अगर वह दोषी भी साबित होता है तो घर को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस घर में उस व्यक्ति के अलावा और भी लोग रहते हैं। ये सीधी सी बात है। उसके बाद भाई ये मामला आया कैसे? तो जमायत उलेमा हिंद ने एक पीआईएल दायर किया है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। अब पीआईएल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जमायत उलेमा हिंद ने, पीड़ित पक्ष वहाँ पर कोई नहीं है, जमायत उलेमा हिंद ने एक समुदाय विशेष के बारे में चिंता जाहिर करते हुए याचिका दायर की है। ठीक है? अब क्या है, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये चिंता इसलिए है कि यह प्रतिशोध के रूप में किया जा रहा है कि जब किसी का घर तोड़ दिया, मान लिया कि ये तो वही कानून हो गया ना कि आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, किसी ने गलत किया तो पूरा घर उसका तोड़ दिए, तो प्रतिशोध के रूप में लिया जाता है। और ये भी कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों का घर का जो विध्वंस है वो लक्ष्य करके किया जा रहा है, लक्षित विध्वंस है। तो हो सकता है कि यह एक राजनैतिक प्रतीकवाद का साधन बन गया है। यानी एक पॉलिटिकल सिंबलाइजेशन है कि मैं बहुत सख्त हूँ, और बहुत सख्त हूँ तो क्या मैं मुसलमानों का ये जो सांप्रदायिक राजनीति है उसके बारे में ये बात बेसिकली हो रही है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथ की टिप्पणियां क्या है भाई? तो घर को सिर्फ इसलिए आप नहीं तोड़ सकते हैं कि वो दोषी है, आरोपी है, दोषी भी है तो घर को नहीं तोड़ सकते हैं बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए। पहले ने ये भी संकेत दिया है कि जो बुलडोजर का यूज किया जा रहा है वह एक तरह का
कम्युनल पनिशमेंट है, सांप्रदायिक दंड है। तो जिससे सिर्फ संदिग्धों के ही नहीं, उनके परिवारजनों के घर भी या फिर उनके पड़ोसी या फिर उनके संबंधियों के घरों को भी प्रभावित किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस सिस्टम से बाहर निकलना है तो एक गाइडलाइन की ज़रूरत है। और गाइडलाइन में क्या-क्या शामिल हो सकता है? तो अनधिकृत संरचनाओं की पहचान, कि भैया आप किसी भी घर को तोड़ेंगे तो आप बोल देते हैं कि चलिए वो जो था सो अतिक्रमण में था, अनाधिकृत था, तो पहले ही पहचान कर लीजिए। आप एक लिस्ट मुहैया करा दीजिए कि भाई ये अनाधिकृत है, आज ना कल तोड़ना पड़ेगा। एक इंसान का अच्छा भला घर है और उसको आपने कहा कि अचानक उसको तोड़ना पड़ेगा कि तुम्हारा घर अवैध हो गया, तो ये तो गलत है। फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नोटिस जारी होना चाहिए, उनको घर खाली करने का या अपने स्ट्रक्चर को ठीक करने का मौका मिलना चाहिए। या फिर अगर वो मुकदमा दायर करते हैं अपने फ़ेवर में या किसी भी बारे में, तो वहाँ पर निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी अगर ऐसा करिए तो इस तरह से लागू करिए कि आपको मतलब कि ये ना लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ उनके हाथ में, तो वो चालाकी कर रहा है। इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। होता क्या था कि पिछले तारीख की नोटिस अक्सर हाँ जारी कर दी जाती थी और डिजिटल तो मुकदमा आज हुआ, नोटिस पता चला कि 2 महीने पहले का आया हुआ है। आज किसी ने अपराध किया, 2 महीना पीछे का नोटिस आया हुआ है कि 2 महीना पहले से इनको हम नोटिस दिए जा रहे हैं। इनका घर तोड़ने का कोई अभी का कार्रवाई थोड़ी ना कर रहे हैं। तो कहा कि भाई ये गलत बात है, ऐसा मत करिए। आपको इसके लिए क्या कहा, तो डिजिटल नोटिस वगैरह निकाला जा सकता है। अदालत को क्या कहा गया कि क्या प्रमुख प्रश्न है, तो जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, ये सवाल ये है, वहाँ पर ये इंश्योर करना होगा कि उचित प्रक्रिया का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है या कोई कम्युनल एजेंडा तो नहीं है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में आप ये प्रचारित ज़रूर करते हैं, लेकिन ये सांप्रदायिक एजेंडा है बेसिकली, ठीक है? अब पीआईएल क्या है? तो पीआईएल अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई अवधारणा है। लोगों के चिंताओं को, जनता के मुद्दों को उठाने का एक तरीका है। और मैंने बताया था एक्स्ट्रा नॉलेज में कि पीएन भगवती के समय में ये शुरू किया गया था, ठीक है? अब सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जारी की जा सकती है। व्यक्तिगत लाभ के लिए दायर की जा सकती है, वो रिट होता है, लेकिन ये जनहित याचिका है, आम जनता के लिए इसको लाया जाता है। और ये डीपीएसपी के आर्टिकल 39 ए के अकॉर्डिंग है। कौन-कौन सा एरिया है? तो मैंने कहा वो सारे इलाके इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि प्रदूषण, आतंकवाद, पब्लिक इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या है महत्व इसका? तो सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। गरीबों और हाशिए के वर्गों के लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाता है, न्याय की पहुँच का लोकतांत्रिकरण करता है और उसके बाद जेलों, आश्रयों, सुरक्षात्मक घरों जैसी राज्य संस्थाओं की निगरानी, न्यायिक निगरानी में यह मदद करता है। न्यायिक समीक्षा को लागू करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसको अपना नोट्स बनाएँगे और अपनी अब यूपीएससी की तैयारी को और धार देंगे। समस्याओं से निपटना हमारा काम है, समस्याएँ आती रहती हैं, उससे निपटेंगे, हम मजबूत बनेंगे और हम यूपीएससी पर अपने जीत को सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।